Good morning, students. This is our chapter 6, leisure time. लेज़र क्या होता है? लेज़र मीन्स होता है में जो हम टाइम जैसे मान लिया हम खाली हैं तो हम उसमें खेलना पसंद करते हैं, या हम पेंटिंग करना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, या सैर करना पसंद करते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं, कुछ भी। मतलब हमारे पास जो खाली टाइम होता है उसे हम लेज़र टाइम कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रिक्रिएशनल और मतलब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उस बारे में ये चैप्टर है। और इसमें काफ़ी स्टेट्स के अलग अलग गेम्स के बारे में भी आपको बताया गया है कि कौन से ट्रेडिशनल गेम्स हैं किस स्टेट के। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फन और रिक्रिएशन इज़ एसेंशियल आफ्टर वर्क। किसी भी काम को करने के बाद कोई फ़न करना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे हमें खुशी मिले, वो बहुत ज़रूरी होता है। वी नीड टाइम टू रिलैक्स आवर बॉडीज़ एंड रिफ़्रेश आवर माइंड, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है और हमारे माइंड को भी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनसे हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही थक जाती हैं और बोरियत फ़ील करने लगती है। तो उनको रिफ़्रेश करने के लिए, उनको तरोताज़ा करने के लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हमें खुशी दे। We follow different leisure time activities that give pleasure and keep us busy. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हमें खुशी देती हैं और हमें बिज़ी रखती है। तो यहाँ पर जो बोल्ड में है ये इसकी जो डेफिनेशन है वो है, लेज़र और फ्री टाइम इज़ द टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम वर्क फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन। लेज़र या फ्री टाइम वो टाइम होता है जिसको हम स्पेंड करते हैं वर्क जो रूटीनली करते हैं, जो वर्क हम रोज़ करते हैं, उस वर्क से हट के हम कुछ इंटरटेनमेंट के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो वर्क करते हैं। अब जैसे एक बंदा जो पेंटिंग बनाता है, सपोज़ कीजिए, अब उसका तो प्रोफेशन पेंटिंग बनाना हो गया ना, तो उसका तो वो रूटीन वर्क हो गया। तो वो अपने लेज़र टाइम में भी पेंटिंग करेगा? नहीं, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे रिलैक्स फील हो। चाहे वो कुछ भी करे, रीडिंग करे या कहीं घूमने जाए या टीवी देखे या म्यूज़िक सुने, कुछ भी करे, लेकिन अपने मतलब प्रोफेशन से, अपने रोज़मर्रा के काम से हट के अगर बंदा कोई काम करता है, हो सकता है कि वही काम आपके लिए लेज़र टाइम एक्टिविटी हो और किसी और के लिए वो प्रोफेशन हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पेंटर, अब पेंटर जब खाली होगा तो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका माइंड रिफ़्रेश हो। पेंटिंग नहीं करेगा क्योंकि पेंटिंग तो वो रोज़ करता है। और आप जब थके होंगे तो शायद आप पेंटिंग करेंगे, क्योंकि पेंटिंग आपका वर्क नहीं है। तो अपने रोज़मर्रा के काम से हट के, ठीक है। लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ आर नॉट न्यू। ये लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ हैं जो ये नई नहीं हैं। द एविडेंसेस फ्रॉम द एक्सकेवेशंस ऑफ एंशियंट टाउन्स ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा टेल अस दैट मैन हैज़ enjoyed डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र एक्टिविटीज़। अब जो लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ हैं वो नई नहीं है, तो इसके प्रूफ हमें मिलते हैं जो एक्सकवेशन होती हैं। एक्सकवेशन जो खुदाई वगैरह से हमें सबूत मिले हैं पुराने टाइम के, जिसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा आ गई, तो वो हमें बताते हैं कि डाइस गेम्स फॉर रिक्रिएशन, कि पुराने टाइम में भी जो आदमी है वो मार्बल खेलता था या बॉल खेलता था या डाइस गेम खेलता था अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। तो ये हमें प्रूफ मिलते हैं। अब है लीजर एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। पुराने टाइम में कैसी होती थी और अब कैसी होती हैं। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल होती हैं पुरानी, मॉडर्न होती है नई। ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ फॉलोड इन इंडिया वर डांसिंग, विजिटिंग फेयर्स, पेंटिंग एंड म्यूज़िक। पुराने टाइम में जो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ होती थी इंडिया के अंदर वो थी डांसिंग, मेलों में जाना, पेंटिंग करना, म्यूज़िक करना, है ना। मार्शल आर्ट्स थी, हंटिंग, स्विमिंग, चैरियट रेसिंग, क्या होता है जैसे घुड़दौड़ कहते हैं ना, जैसे घोड़ों की दौड़, वो चीज़। एंड रेसलिंग वर ऑल्सो पॉपुलर। रेसलिंग ये WWE वाली नहीं, रेसलिंग का मतलब उस टाइम द्वंद्व युद्ध से होता था, जो करते मल्ल युद्ध जिसको कहते थे वो। मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर स्टिल फॉलोड इन मॉडर्न टाइम्स एक्सेप्ट हंटिंग। इनमें से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आज भी की जा रही हैं, जैसे स्विमिंग है, रेसलिंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, ये आज भी करते हैं, सिर्फ एक हंटिंग को छोड़ के। हंटिंग क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि पहले ही वाइल्ड जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत कम हो गई हैं, और नेचर का बैलेंस बनाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए इनको सुरक्षा देना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए विच हैज़ बिन बैंड बाय लॉ।
कानून की तरफ से इन पर बैन लगा दिया गया है, इसलिए हंटिंग अब नहीं होती है। मैनी पॉपुलर लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ टुडे आर, जो ज़्यादातर लेज़र इन जिम्नाजियम, बैडमिंटन, टेनिस, पोलो एट्सेट्रा, समझ ही गए होंगे आप कि ये सारी एक्टिविटीज़ आजकल हो रही हैं। अब फर्स्ट है बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड गेम हैव इंटरटेन्ड मैनी जनरेशन्स ऑफ इंडियंस। बोर्ड गेम मीन्स जो बोर्ड पे खेले जाते हैं, जैसे लूडो है, स्नेक एंड लैडर है। अब बोर्ड गेम बहुत टाइप के होते हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड गेम्स हैं। अब यहाँ पे जैसे इसने साइड में ये एक पिक्चर दी है लूडो की, ये भी बोर्ड गेम ही है। तो different type of board games have entertained many generations of Indians. Some board games like Shatranj and Chopad have been a part of Indian history and mythology. Mythology क्या होता है? जो पुराणों में जो लिखा हुआ है हमारे, जैसे महाभारत रामायण, वो माइथोलॉजी होते हैं। तो अलग अलग तरह के बोर्ड गेम्स हमें जो कई जनरेशन से चलते आ रहे हैं इंडिया के अंदर। कुछ बोर्ड गेम जैसे शतरंज है, चौपड़ है, ये तो हमें इंडियन हिस्ट्री में और हमारे माइथोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं। जो आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत अब क्या पता पहले तो आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, लेकिन अब लॉकडाउन में आपने ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि अभी वो चल रही थी काफ़ी टाइम से। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक बोर्ड गेम से ही स्टार्ट हुआ था, जिनको वो द्यूत खेलते, जो द्यूत है, द्यूत का खेल कहते थे, है ना? अगर आपको ध्यान आया हो तो वो भी बोर्ड बनाया करते थे वो चीज़ें, लेकिन वो होती थी बोर्ड गेम। दे आर स्टिल प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। वो आज भी हमारी कंट्री का पार्ट्स हैं, अलॉन्ग विद मैनी न्यू बोर्ड गेम्स। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी बोर्ड गेम्स आ गए हैं, जैसे चेस है, लूडो है, स्क्रैबल है और पिक्शनरी है, ये सब कुछ। ठीक है, अब है अदुहुली आटा। अब ये क्या है भाई? ये आप देख रहे हैं साइड में, ये अदुहुली आटा गेम है। ठीक है, ये एक टाइगर और गोट गेम है ऑफ कर्नाटका, हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रेटजी एंड टीम वर्क। वन प्लेयर कंट्रोल्स 3 tigers while the other controls the flock of 15 goats. अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो जैसे ये जो लूडो है, या मतलब जो स्नैक एंड लेडर है, या वो चौपड़ है जिसको द्यूत कहते हैं, ये सारी चीज़ें ना लक पे डिपेंडेंट थी। मीन्स कि डाइस हमने फेंका, अगर डाइस में हमारे अकॉर्डिंग नंबर आया तो हम जीत जाते हैं, अदरवाइज़ हम हार जाते हैं। तो वहाँ पर लक जो है वो मैटर करता है। लेकिन ये जो गेम है, यहाँ पर आपका दिमाग काम में आता है। ये एक लक गेम नहीं है, ये एक माइंड गेम है। इसमें एक टाइगर होता है और 15 गोट्स होती हैं। ठीक है, 3 टाइगर्स होते हैं, 15 गोट्स होती हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी होती है कि वो टाइगर जो है वो उन गोट्स को ना मार पाए, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर तो गोट्स को खा जाता है। तो इसमें माइंड वर्क है ये। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि लक गेम है। तो इसको हम अदुहुली आटा कहते हैं, और ये कर्नाटक में खेला जाता है। ठीक है, अब है अलुगुली मेन और पालन गुली इज़ प्लेड इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में खेला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये खेल रही हैं, ये पालन गुली है, इसको हम अलुगुली मेन भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में खेला जाता है। इट इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ मेंटल कैलकुलेशंस एंड कंसंट्रेशंस। ये गेम खेलने से हमारी जो मेंटल कैलकुलेशन है और जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। ये एक तरह की माइंड की एक्सरसाइज है, दोनों ही गेम्स, अदुहुली आटा भी और ये पालन गुल्ली भी। ठीक है, डू यू नो ऑल बोर्ड गेम्स स्टिमुलेट द माइंड, टीच पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। कि जितने भी बोर्ड गेम्स हैं वो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, हमें पेशेंस रखना सिखाते हैं, हमें ध्यान लगाना सिखाते हैं। दे आर इनएक्सपेंसिव, वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, एंड ईजिली अवेलेबल, और हर जगह मिल जाते हैं। मोर ओवर दे आर आइडियल फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़। अगर ग्रुप में हमें खेलना हो तो वो बहुत अच्छे गेम होते हैं। अब है बोट रेसेस। बोट रेसेस क्या है? ये होता है कि जो बोट होती हैं उनकी रेसेस होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर उन जगहों पर होती है जहाँ पर पानी, लेक्स वगैरह वो होती हैं। कॉमनली जैसे केरला वगैरह, इनमें ज़्यादा होती हैं ये। इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड टू बी अ स्किलफुल बोटमैन टू क्रॉस ओवर वाटर बॉडीज़। क्योंकि पुराने टाइम में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो होते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था। तो अगर रास्ते में कोई
नदी पड़ जाए या कोई भी वाटर बॉडी पड़ जाए तो उसको क्रॉस करना होता था, तो नाव के थ्रू, बोट के थ्रू हम उन्हें क्रॉस करते थे। ठीक है, तो पुराने टाइम में आदमी एक स्किलफुल बॉटमैन होना ज़रूरी था। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन, वो एक एक्सपर्ट फिशरमैन भी होना ज़रूरी था। ही यूज्ड कैनोए और राफ्ट एंड लेटर सेल बोट्स। कैनोए क्या होता है बेटा, ये देखिए, ये जो आपको इस साइड दिख रहा है ये है कैनोए और राफ्ट। ये राफ्ट है जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में है कैनोए। ठीक है, ये एक तरह की बोट्स ही होती हैं। पहले तो वो इनको यूज़ करता था, बाद में बोट्स को चलाना सीख जाता था। इवन टुडे बोट्स आर कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स। आज भी बोट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट में कॉमनली यूज़ होती हैं, पीपल के लिए भी और गुड्स के लिए भी। दे आर यूज्ड फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर। उनको जो ये मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं फ़िशिंग के लिए, क्योंकि जो फ़िश है वो गहरे पानी में ही मिलती है, तो इसलिए किनारे पर तो उनको फ़िश नहीं मिलती, तो उनको बीच में जाना पड़ता है वाटर बॉडी के, तो उसलिए बोटिंग उनके लिए ज़रूरी हो जाती है। दूसरी बात, कई लोग प्लेजर के लिए भी बोटिंग करते हैं। In recent times, motorized boats and faster ships have made water transport very popular. इनका तो आपको पता ही है, मोटराइज बोट्स हैं, आपने टीवी में भी बहुत देखा होगा, वो बिल्कुल तेज़ी से चलती हैं, जैसे उस मोटर लगा दी हो ना उसके आगे, जैसे बाइक पॉपुलर बना दिया है। रिवर राफ्टिंग, सेलिंग एंड वाटर स्कीइंग आर पॉपुलर स्पोर्ट्स टुडे। आजकल भी जो वाटर गेम्स जो खेली जाती हैं उसमें बोट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है आज भी। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये बड़े बड़े शिप्स जो हैं, मॉडर्न बोट्स जो हैं, ये चलती हैं। डू यू नो स्नेक बोट रेस ऑफ केरला? मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादातर ये जो बोट रेस होती है केरला में होती है, और ये होती है ओणम के फेस्टिवल के दौरान। अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। और ओणम फेस्टिवल है इनका, केरला वालों का, तो जब ये होता है और ये बोट रेस होती है तो इसको देखने के लिए इंडिया के काफ़ी विजिटर भी जाते हैं, साथ के साथ अब्रॉड से भी बहुत लोग इसे देखने आते हैं। मार्शल आर्ट, physical strength and agility, quick movement, very necessary for the ancient man in hunting, clearing forest and protecting himself from danger. जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है इंसान के अंदर, जो अपने शरीर की शक्ति है, और जो क्विक मोमेंट एजिलिटी जिसको हम बोलते हैं, कि मतलब एकदम फास्ट कोई भी काम एकदम करना, मतलब जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली में कितनी तेज़ी होती है, जैसे ही हम उसे आहट सुनाई देती है वो भाग के कहीं कहीं चढ़ जाती है, तो वो अपना बचाव करती है। मार्शल आर्ट में बड़ी अच्छी है ना। वर नेसेसरी फॉर द एनिशियंट मैन इन हंटिंग। पुराने टाइम में हंटिंग करने के लिए या फॉरेस्ट की क्लियरिंग के लिए या अपने आप को खतरे से बचाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती थी, क्योंकि उस टाइम, आजकल तो इतने रहे नहीं हैं जो वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते थे, ज़्यादातर फॉरेस्ट होते थे, और वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो खतरा बना रहता था। जब भी हम शिकार करने जाते थे या फॉरेस्ट को हमने क्लियर करना होता था या अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता था, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। एक तो हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और एक हम क्विक मोमेंट हमारे अंदर होना चाहिए, एकदम से फुर्ती मतलब हमारे अंदर होनी चाहिए है। ये जो एकदम से रोमांच, जो जो फुर्ती है उसकी, यही आगे जाके मार्शल आर्ट बनी, और इसको एज अ स्पोर्ट जो है वो शुरुआत की गई इसकी, मार्शल आर्ट की। मार्शल आर्ट तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कॉन्ग फू वगैरह आते हैं ना, कॉन्ग फू है, जूडो कराटे है, ये सब मार्शल आर्ट में आते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है आपकी फुर्ती की। मार्शल आर्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट, यानी फाइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट एक प्रैक्टिस है अपने आप को बचाने की, अपनी रक्षा करने की, ये एक प्रैक्टिस है। इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, उसको सीखना। स्किल्स क्या होता है, उसके अंदर निपुण होना, उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया होना। और कोऑर्डिनेशन मीन्स कि जिसके साथ भी आप खेल रहे हैं ये चीज़, उसके साथ आपका तालमेल होना ज़रूरी है। Different martial art forms have been a part of India's culture and traditional games. The Indian wrestling, जिसको हम कुश्ती कहते हैं, is a traditional form of martial art. कुश्ती भी मार्शल आर्ट की एक पुरानी फॉर्म है। Now martial arts of judo, karate, taekwondo and kung fu are popular sports in India and the world. लेकिन अब जो है
ये जो सारे गेम्स हैं, जूडो, कराटे, कॉन्ग फू, ताइक्वांडो वगैरह, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एज अ स्पोर्ट खेले जाते हैं। डू यू नो फॉलोइंग आर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मार्शल की फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग मार्शल आर्ट की फॉर्म होती हैं। तो जैसे एक तो ये देखो थंग ता, ये नाम है इसका, थंग ता। अब आप इसकी आवाज़ से ही समझ सकते हैं कि थंग ता क्या होगा। थंग ता मीन्स कि जिस तरीके से कोई तलवार को मारते हैं हम, उसमें से आवाज़ आती है ना बार बार, थंग ता थंग ता, तो वो जो है वो, तो इसके नाम से ही हम समझ जाना चाहिए कि ये जो तलवार है, तलवारों का गेम है, ये मार्शल आर्ट का ही फॉर्म है। तो ये जो है मणिपुरी मार्शल आर्ट है, मणिपुर में ये मार्शल आर्ट खेली जाती है। दिस मार्शल आर्ट यूजेस ग्रेसफुल मोमेंट, स्वर्ड्स एंड स्पीयर्स। तो इसमें भाले, तलवार और बड़े ही बढ़िया बढ़िया जो मोमेंट है वो आते हैं, ठीक है। और ये कलारी पायत्तू, ये जो है इस साइड, द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट इज़ प्रैक्टिस्ड इन केरला। ये भी एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है जो केरला में प्रैक्टिस होती है इसकी। इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स एंड सम वेपन्स। इसके अंदर आप आपके हाथों पैरों की, मतलब आपकी किक जो है, स्ट्राइक है, और कुछ औजारों की भी इसमें प्रैक्टिस की जाती है। अब उसके बाद आते हैं योगा, आसन्स एंड प्राणायाम। आसन्स और प्राणायाम में क्या फ़र्क होता है? आसन तो होती है हमारी फिज़िकल जो मतलब हम करते हैं योगासन, ठीक है, वो जैसे ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये सारे आसन हैं अलग अलग तरह के, इसमें हमारी फिज़िकल ज़्यादा, और प्राणायाम का मतलब होता है जिसमें हमारा मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, मीन्स हम माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ वो होता है प्राणायाम। चीज़ें हमें बीमार भी कर सकती हैं और हमें थका हुआ बना देती हैं। योगा हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। जो योगा होती है वो हमारी हेल्प करती हैं कि हम एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। इट ऑल्सो गाइड्स अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट्स। और ये हमारी हेल्प करती है कि हम सही ईटिंग हैबिट्स को भी अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर आप योगासन करते हैं तो आपकी जो डाइट है वो अपने आप ही मेंटेन रहती है, आप ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, तो आपकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी हो जाती हैं। योगा इज़ अ पार्ट ऑफ एनिशेंट इंडियन कल्चर। योग जो है वो हमारे जो प्राचीन हमारा भारतीय जो संस्कृति है उसकी उसका ही पार्ट है। योग जो है इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट दिया है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है और इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आजकल ये जो है ये न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी पॉपुलर हो गया है। योगा टीचेस वेरियस आसन्स, पोस्चर्स टू बिल्ड एनर्जी, टोन आवर मसल्स एंड कीप आवर बॉडी फिट। तो जो योग होता है वो हमें अलग अलग तरह के आसन्स, यानी पोस्चर क्या होते हैं, जैसे हम अलग अलग तरह की जो ये पोस्चर बनाते हैं, मीन्स हम अलग अलग तरह की शारीरिक जैसे शेप बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो गए आसन। तो इससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारे मसल्स बढ़िया बनते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी फिट रहती है। योग डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव, जैसे ये आजकल आते हैं ना जिम में, ये बहुत महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं और किसी खास जगह की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। योग हम अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एनी वेयर एट एनी टाइम ऑफ द डे, और दिन के किसी भी पार्ट में हम ये कर सकते हैं। अब है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम रेगुलेट्स ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेस अवर बॉडी एज वेल एज माइंड। प्राणायाम एक तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। जो ब्रीदिंग मतलब हमारी जो सांस है, तो सांस की मतलब किस तरीके से हमें ब्रीथ करना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और अपने माइंड को भी रिलैक्स करना है, ठीक है, ये एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। इट ऑल्सो क्योर्स breath related problems and stress related disorders like anxiety and depression। तो जो ये जो है हमारी प्राणायाम करने से जितने भी हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, यानी हमारी चिंताओं से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, हमारा डिप्रेशन है या हम टेंशन्स लेते हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाती है। ब्रीथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीके की हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हेन वी इनहेल का मतलब क्या होता है? जब हम सांस को अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल
जब हम सांस अंदर लेते हैं, द ब्रीथ हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो जो सांस होती है वो हमारी हेल्प करती है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल जाती है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। आप एक लंबी गहरी सांस लीजिए। यू विल इमीडिएटली फील मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स्ड। आप एकदम से मेंटली और फिजिकली रिलैक्स फील करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे ही एक बार जब मैं एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू देने जा रही थी चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर जैसे ही मैं अंदर जाने लगी तो जो हमारे अ, मतलब जो इंटरव्यूअर थे वो साउथ के थे और उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। और उस टाइम वो काफ़ी साल पहले की बात है, इतना कॉन्फिडेंस होता भी नहीं था इंग्लिश में। तो डर लग रहा था कि क्या होगा, मैं कुछ जवाब दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। तो जैसे ही मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या होगा मेरा अपॉइंटमेंट जो टाइम था। उसके बाद जैसे ही मतलब मैं लिफ्ट से निकली तो मेरे साथ जो एक और एम्प्लॉई थी उनकी, मैंने उनको बोला कि मैम प्लीज़ मुझे 1 मिनट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ऐसे टाइम में सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। तो मैंने ये एक्सरसाइज की, क्योंकि मुझे मेरे ट्यूटर ने यही बोला था कि आपको जब भी थोड़ा सा भी फील हो, घबराहट फील हो, तो आप ये ज़रूर करिएगा, आपको रिलैक्स फील होगा। और मैंने करके देखा, सिर्फ ही 1 मिनट भी मैंने पूरा नहीं किया। मैंने 5-6 बार सांस को ज़ोर ज़ोर से अंदर बाहर किया आंखें बंद करके। और मतलब आई कांट बिलीव कि इतना फ़र्क वो एकदम डाउन हो गई, स्लो हो गई। और मैं अपने आप को रिलैक्स फील करने लगी और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम सोचते हैं कि क्या होगा, लेकिन जब कभी भी हम काफ़ी थके हुए हों या हम स्ट्रेस में हों या हमें गुस्सा आ रहा हो या घबराहट फील हो रही हो, तो अगर हम इस तरीके से ज़ोर-ज़ोर से अपनी इन्हेल एक्सहेल करते हैं तो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं हम। आप भी कभी करके देखना, पक्का आई एम 100% श्योर आपको उसी टाइम इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। अब ये एक ब्लो कोल्ड है, ये पढ़ने में तो क्या है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मियाँ बलिस्टिया की ये है बात कि जब एक बार एक वुड कटर जो है वो एक फॉरेस्ट के अंदर बड़ा ही चलता जा रहा था, तो उसे बड़ी ठंड लग रही थी और वो अपने हाथ पर फूंक मार रहा था। तो मियाँ बलिस्टिया जो है वो बड़ा क्यूरियस था, तो उसने उस वुड कटर से पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं फूंक मार रहा हूँ ताकि मेरे हाथ गर्म हो जाए। ठीक है, वुड कटर ने बोला कि आपने देखा है सर्दियों में हम अपने मुंह से हवा करते हैं अपने हाथों की तरफ ताकि वो गर्म हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर बाद में तो वुड कटर ने एक आलू उबाल लिया। अब वो उस आलू को ठंडा करने के लिए भी फूंक मारने लगा। अब मियाँ बलिस्टिया ने सोचा कि आलू तो पहले ही गर्म है, ये इसे और गर्म क्यों करना चाहता है, क्योंकि पहले उसने यही कहा था ना कि मैं फूंक मार रहा हूँ ताकि मेरा हाथ गर्म हो जाए। लेकिन पोटैटो तो पहले ही इतना गर्म है, अब ये क्यों हवा मार रहा है इसको। तो उसने पूछा कि क्या तुम इसे और भी गर्म करना चाहते हो?" तो वुड कटर ने बोला कि नहीं, मैं तो इसे कि उसी हवा से गर्म और उसी हवा से ठंडा, व्हाट इज दिस। तो ये भी एक साइंस भी है और एक ब्रीथिंग प्रैक्टिस भी है। व्हेन यू ब्लो अ नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर इट फील्स कोल्ड एंड व्हेन यू ब्रीथ विद वाइड ओपन माउथ इट फील्स वार्म। कि जब आप अपने मतलब नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर, अपने मुंह से आप बिल्कुल बंद करके मुंह को, तब अगर आप हवा बाहर निकालते हैं तो ये ठंडी आती है। अब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो आप कैसे ठंडा करते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकती, आप खुद ही सोचिए। तो आपका जो मुंह है वो नैरो हो जाता है, तो उसमें से जो हवा आएगी वो ठंडी आएगी। लेकिन जब आप अपने माउथ को पूरा खोल के आप जब हवा फेंकते हैं तो वो आती है गर्म। ठीक है, आप खुद ये करके देख लीजिए अभी। तो इस तरीके से हम दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, ठंडी भी और गर्म भी। अब है थिएटर। Theatre has been an important source of entertainment for people since olden times when Notanki and Jatra were popular. जो थिएटर है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है इंटरटेनमेंट का लोगों के लिए पुराने टाइम से। नौटंकी क्या होता है बेटा? ये एक तरह का नाटक होता है जो कि
जैसे गांव में जो चौपाल वगैरह वहाँ पे किया जाता था। आजकल तो खैर ये बंद ही हो गई हैं। स्टेज शो ज़्यादा हो, जैसे स्टेज शो की तरह ही होता था, तब स्टेज नहीं होते थे, वैसे ही गांव वाले लोग किसी भी थीम को लेकर, कोई भी थीम हो सकता था, राधा कृष्ण का या जैसे राम सीता का, या कोई भी चीज़ जो वो दिखाना चाहते थे, तो वो सारे वो नौटंकी से दिखाते थे। उसको नौटंकी बोला जाता है। आजकल तो हम नौटंकी वर्ड माइथोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ टू एंटरटेन द मासेस। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें से ये थीम्स निकालते हैं और उनको मतलब दिखाते हैं लोगों को। द ड्रामेटाइजेशन ऑफ रामलीला एंड कृष्ण लीला अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इवन टुडे। हाँ, ये मेरे ध्यान आया कि आजकल भी रामलीला तो होती है, दशहरे से 9 दिन पहले शुरू हो जाती है ना रामलीला। तो रामलीला जो है और ये आज भी होती है, तो ये एक तरह की नौटंकी होती है जो इस तरीके से लोगों के सामने की जाती है, उनकी लाइफ को दिखाया जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स थिएटर मीन्स ड्रामा हैज़ डेवलप्ड इनटू अ वंडरफुल आर्ट। आजकल थिएटर भी, आजकल वैसे तो थिएटर हो गए हैं, थिएटर में अगर किसी को करना है इस तरीके का ड्रामा तो वो थिएटर में करता है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर सोसाइटी कंट्री। और हमारी कंट्री या हमारी सोसाइटी जिस तरीके की चैलेंजेस फेस्ड करती है उसके लिए लोगों को अवेयर करना है। जैसे मान लिया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, जैसे डोरी सिस्टम है। डोरी सिस्टम क्या होता है? दहेज प्रथा। तो ये हमारे देश को बिल्कुल खोखला कर रही थी। हालांकि अब भी कुछ जगह है, लेकिन अब जो है लोग इसके लिए अवेयर हैं। ठीक है, लड़की को जब विदा किया जाता है तो उसके साथ अगर लड़के वाले कुछ मांग लेते हैं कि हमें तो ये चाहिए तभी शादी होगी, तो उसे हम दहेज कहते हैं। गाड़ी चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए, या हमें ये सामान चाहिए, है ना। तो वो दौरी सिस्टम था। आजकल तो पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, लेकिन गाँव में कहीं कहीं आज भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने इस, तो अब जो है लोग लेने से कतराते हैं, और मतलब मांगने से कतराते हैं, मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके की चीज़ें लोग दिखाते हैं इन नाटकों में। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स एजुकेशन, आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे। तो इससे क्या होता है, ये इससे एजुकेशन भी मिलती है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है बेटा कि वही जो आपको स्कूल में मिलती है सिर्फ वही एजुकेशन है, वो तो फॉर्मल एजुकेशन है। समाज में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हालांकि वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं होती, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करने में वो हमारी बहुत मदद करती हैं। उनको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन भी देती है, हमें ज्ञान देती है, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी वैल्यूज़, इन्फॉर्मेशन देती हैं, एक इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव वे में, मीन्स एक बहुत ही अच्छे वे में, जिसको हम देखने में हमारा इंटरटेनमेंट भी होता है और हमें पता भी चल जाता है कि हाँ भाई ये बीमारी तो बहुत बड़ी है। थिएटर इज़ वेरी पॉपुलर एज इट एस्टैब्लिशेज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्टर्स एंड द ऑडियंस। अब जो आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं उसमें आपका और एक्टर्स का, आप तो ऑडियंस है और एक्टर्स जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप तो उन्हें टीवी में देख रहे हैं। लेकिन थिएटर के अंदर जब इस तरह के ड्रामा करते हैं लोग, थिएटर वो नहीं मूवी वाला, थिएटर मीन्स ड्रामा कंपनीज जो है ड्रामा करती थी। शेक्सपियर पीरियड के अंदर ये बड़ा ही फेमस था थिएटर, उस टाइम से स्टार्ट हुआ था, शेक्सपियर के टाइम से। वो ये है कि हम थिएटर के अंदर अपने प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक्टर्स और ऑडियंस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक्टर्स, जो ऑडियंस है वो अपने एक्टर्स को अपने आंखों के सामने एक्टिंग करते हुए देख सकती है। डू यू नो, नुक्कड़ नाटक स्प्रेड अवेयरनेस एंड कैंपेन फॉर important issues like pollution, illiteracy, corruption, right of women, etc. तो जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, जो जैसे गांव की चौपाल वगैरह में किए जाते हैं, तो वो जागरूकता फैलाते हैं और किस तरह के इश्यूज लेते हैं वो, जैसे पोल्यूशन के ऊपर या अनपढ़ता के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर या औरत के अधिकारों के ऊपर। तो इस तरीके से वो मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। और कैंपेन का मतलब क्या होता है, एक तरह का अभियान चलाते हैं वो। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग क्या होता है, जो हम स्टोरी सुनाते हैं। अब खाली टाइम में यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम सारी लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग भी लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। और स्टोरी इज़ कॉल्ड कथा इन संस्कृत एंड कथाई इन तमिलनाडु। संस्कृत में स्टोरी को कथा बोला जाता है और तमिलनाडु में इसे कथाई बोला जाता है। स्टोरी टेलिंग इज़ एन एंशियंट आर्ट दैट इन्वॉल्व्स नरेटिंग अ स्टोरी ओरली।
स्टोरी टेलिंग एक एनिशियंट आर्ट है, प्राचीन कला है, जिसमें कि किसी भी स्टोरी को हम ऑरली बोलते हैं, बताते हैं। नरेट मतलब उसे सुनाते हैं, ठीक है। द स्टोरीज एक्सपोज द लिसनर्स टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। जो स्टोरी होती है वो लिसनर्स के सामने बहुत सारे थीम्स को, बहुत सारी कल्चर्स को, बहुत सारी लैंग्वेजेस को, कल्चर लैंग्वेज को बताएंगे। अगर आप तमिलनाडु की कोई स्टोरी सुना रहे हैं, केरला की कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो मतलब जो जैसी भी आप स्टोरी सुना रही हैं उसमें उसी टाइप का कल्चर, लैंग्वेज और थीम आपको दिखाई देगा। Listening to stories has always been a favorite activity for children as well as grown-ups. जो स्टोरीज सुनना है वो एक फेवरेट एक्टिविटी रहा है बच्चों का भी और साथ में बड़ों का भी। ग्रोन अप क्या होते हैं? जो पढ़ रहे होते हैं। द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स नरेट स्टोरीज टू गिव इंफॉर्मेशन, एक्सपेंड नॉलेज एंड इमेजिनेशन। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, जो भी स्टोरीज को सुनाते हैं, तो वो क्या किस लिए सुनाते हैं? ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ज्ञान मिल सके, सूचना मिल सके उसके बारे में, और आप कल्पना कर सको, इमेजिन कर सको। अब जैसे अगर मैं आपको कहूँगी कि एक बार एक शेर था, वो जंगल से जा रहा था, तो आगे उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है। अब आप, जब मैं ये बोलूँगी तो आप खुद ब खुद उस चीज़ को इमेजिन करने लगेंगे। आपके सामने शेर भी आ जाएगा, पेड़ भी आ जाएगा, रात भी आ जाएगी। जैसा जैसा मैं बोलूँगी वैसी वैसी चीज़ें आप इमेजिन करने लगेंगे। तो इससे आपकी इमेजिनेशन भी बढ़ती है। दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन। द स्टोरीज में बी फ्रॉम आवर ग्रेट एपिक। स्टोरीज कहीं से भी हो सकती हैं, रामायण और महाभारत से भी हो सकती हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रेट एपिक, एपिक क्या होते हैं? जो पुराण होते हैं, महापुराण होते हैं। और अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज़। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट की हो सकती है, जैसे आप महात्मा गांधी की सुना दो, चंद्रशेखर आज़ाद की सुना दो, भगत सिंह की सुना दो, तो ये स्टोरीज भी हो सकती हैं। मोदी की या सलमान खान की, कुछ भी। द नरेटर्स यूज अ वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशंस। वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि आपकी वॉल्यूम में कहीं पर मतलब ऊंची हो रही है आवाज़, कहीं पर नीची हो रही है। एंड थीम्स टू मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। ये चीज़ें आनी चाहिए। एक्सप्रेशन भी, जैसे आपके मतलब आप अगर कहो कि एक नगर में एक राजा था, वो बहुत बुद्धिमान था, तो ये जो है ये वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया। फिर उसने सोचा, मतलब अगर कोई सैड है तो आपकी आवाज़ एकदम नीचे चली जाएगी, है ना। तो और एक्सप्रेशन मीन्स कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी बता रहे हैं जिसमें डर हो, डरने वाली बात हो, तो आपके चेहरे पर वो डर, आपकी आंखों में वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, तभी वो स्टोरी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनती है। दे मे यूज़ पपेट्स, सॉन्ग्स, म्यूज़िक और लाइट्स। अपनी स्टोरी को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए उसमें पपेट्स का, सॉन्ग्स का, म्यूज़िक का या लाइट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। डू यू नो, अब यहाँ पर फिर इंग्लिश आ गई। अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, मैंने आपको शेक्सपियर के बारे में बताया था। अब जो आर के नारायण हैं वो भी इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, और ये स्टोरी टेलर, बहुत बड़े स्टोरी टेलर माने जाते हैं। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है। चिल्ड्रन लव टू रीड हिज फेमस स्टोरीज, मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स एटसेट्रा। दे हैव ऑल्सो बीन अडेप्टेड एज टीवी सीरियल्स। इनके ऊपर टीवी सीरियल्स भी बन गए हैं, और एक कुली मूवी भी बनी है इनकी, एक नॉवल के ऊपर, कुली नॉवल है वो। रीडिंग। अब रीडिंग भी लेजर टाइम एक्टिविटीज है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स रिटेन करती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं और इजीली हमें मिल भी जाती हैं। रीडिंग इज़ अ लेजर टाइम एक्टिविटी दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर्स। बड़ों में और बच्चों में ये बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है। इट एनहांसेस नॉलेज एंड अवेयरनेस। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और अवेयरनेस भी तो बढ़ती है, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है रीडिंग से। रीडिंग इज़ टू माइंड वट एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी। जिस तरह शरीर के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह माइंड की एक्सरसाइज का मतलब है रीडिंग। अ पर्सन इज़ नेवर अलोन इफ़ ही और शी इज़ द कंपनी ऑफ बुक्स। अगर एक पर्सन अपनी बुक्स की कंपनी में रहता है तो वो कभी अकेला नहीं रहता, उसे किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी। रीडिंग से हमारी इमेजिनेशन भी बढ़ती है, एक्सप्रेशन और वोकैब तो बढ़ती ही है, हमें बहुत सारे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स का पता चलता है। पॉपुलर रिलीजर टाइम वेन्यूज़। अब कौन कौन से वेन्यू मीन्स जगह कौन कौन सी है जहाँ पर हम लेज़र टाइम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं?
चौपाल अ मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर्स। अब विलेज में आपने देखा होगा कि गांव में बड़ा सारा पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, बातें करते हैं ना। और चौपाल जो इस तरीके का ही एक जगह होती है जहाँ पर मतलब सारे गांव के लोग मिलते हैं। Since olden times, a favorite leisure time activity in the villages has been to sit at a chopal and chat. पुराने टाइम में तो लोगों की यही एक एक्टिविटी होती थी कि भी अब जैसे ही अपने घर का काम किया तो वो चौपाल में आकर बैठ जाते थे और बात करते थे। द विलेज एल्डर्स एंड द पंच विलेज, तो जो विलेज के बड़े होते थे या पंच सरपंच जो होते थे वो गांव के जो झगड़े होते थे उनका निपटारा भी वहीं पर करते थे। और जो विलेज की भलाई से रिलेटेड जो भी डिस्कस करना होता था, जो मतलब डिसीजन लेने होते थे, वो भी वहीं बैठ के लेती थी। चौपाल इज द मीटिंग प्लेस वेयर पीपल सेट टू रीड न्यूज़पेपर, वॉच टेलीविजन, शेयर देयर जॉयज एंड सोरोज, सेलिब्रेट फेस्टिवल। चौपाल एक ऐसा मीटिंग प्लेस था जहाँ पर लोग बैठ के न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, टेलीविज़न भी देखते थे। उस टाइम घर घर टेलीविज़न नहीं होते थे, एक टेलीविज़न चौपाल में रख लेते थे और फिर सभी उसको देखते थे। ये चाहे आप मुंबई से आया मेरा दोस्त एक मूवी है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से दिखाया गया कि चौपाल में बैठ के कैसे लोग टीवी देखते थे, शेयर देयर जॉयज एंड सोरो, अपने दुख सुख बांटते थे, फेस्टिवल भी मनाते थे। अब अर्बन जो वेन्यूज़ हैं वहाँ वो कौन से हैं, मतलब गांव में तो चौपाल है, तो शहरों में कौन सी जगह हैं? इन सिटीज़ एंड टाउन्स मोस्ट पीपल गेट टुगेदर एट पार्क्स, बैंकेट हॉल्स, मार्केट प्लेसेस, लाइब्रेरीज, कॉफ़ी हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, कम्युनिटी सेंटर्स। दे ये जो जगह मैंने अभी आपको बताई है, पार्क है, बैंकेट हॉल है, मार्केट प्लेस है, लाइब्रेरीज़ हैं, कॉफ़ी हाउसेज हैं, यहाँ पर सभी मिलते हैं। The important occasions for meeting are wedding, festival celebration, kitty parties, lectures, workshops, exhibitions, political meetings और just get-togethers for friend and family। तो ये सारी चीज़ें मिलने की जगह ऊपर वाली लाइन में है, और किस लिए मिलते हैं वो नीचे वाली लाइन में है। जैसे किसी की शादियों में या फेस्टिवल की सेलिब्रेशन करने की फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आजकल भी बहुत सारी जो लीजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं पुरानी, वो आज भी फॉलो की जाती हैं इंडिया की कई जगह पे। मैनी न्यू एक्टिविटीज़ हैज़ ऑल्सो बिकम पॉपुलर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ पॉपुलर हो गई हैं, जैसे कि प्लेइंग स्क्वैश, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स, विजिटिंग आर्ट गैलरीज और लिसनिंग द म्यूज़िक और कैरोके। ये सारी चीज़ें हैं, ये नई आ गई हैं, अब पहले नहीं होती थी। पुरानी एक्टिविटीज़ के साथ नई एक्टिविटीज़ भी जुड़ गई हैं। क्रिकेट, हॉकी, स्पोर्ट्स एज एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी लेज़र टाइम में ही आता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए ही ये एक्टिविटीज़ हैं। दे आर फन टू प्ले, वॉच और इवन लिसन टू द कमेंट्री। कमेंट्री को सुनना भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही खेलें, खेल को देखना और कमेंट्री को सुनना भी लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ में आता है। सम ऑफ देम आर इंडिविजुअल गेम्स वेयर एज अदर आर टीम गेम स्पोर्ट्स। कुछ तो ऐसे हैं जो इंडिविजुअल, यानी कि जो एक व्यक्ति अपने लिए खेलता है, जैसे टेनिस है या फिर बैडमिंटन है, ठीक है। और कुछ गेम्स ऐसे हैं जो टीम्स में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। इन रिसेंट टाइम्स दे हैव बिकम कैरियर ऑप्शंस। आजकल जो गेम्स हैं वो कैरियर ऑप्शंस बन गए हैं, मीन्स लोग इसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। अब आपने देखा जैसे सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, पीटी उषा है, ठीक है। इन सब ने अपना प्रोफेशन बनाया इनको गेम्स को। फॉर दोज हु हैव अ कीन इंटरेस्ट to have enthusiasm, self motivation, discipline, physical stamina, mental alertness and confidence to face challenges। ये ज़रूरी है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंथुजियाज्म क्या होता है? जोश। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप को प्रेरणा देना, ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा आएगा आपको। डिसिप्लिन होना चाहिए। फिजिकल स्टेमिना, आपके अंदर फिजिकल ताकत भी होनी चाहिए, मेंटल अलर्टनेस भी होनी चाहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। टीम गेम्स टीच डिसिप्लिन, हारमनी एंड टीम स्पिरिट। जो टीम गेम्स होते हैं वो हमारे अंदर डिसिप्लिन को, हारमनी को और टीम स्पिरिट को बनाए रखते हैं। वी हैव मैनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हु हैव अर्नड नेम एंड फेम फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर द कंट्री। दे आर विराट कोहली, सानिया मिर्ज़ा, जसपाल राणा, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, M.R. वम्मा, टू नेम अ फ्यू। ये सारे नेम्स हैं, ये सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स से हैं, कोई क्रिकेट से हैं, कोई मतलब ये बैडमिंटन से हैं, कोई कहीं से, अलग अलग सारे हैं।
दे हैव इंस्पायर्ड मैनी अदर्स टू परस्यू स्पोर्ट्स एज अ कैरियर, और उन सब ने स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर चुना है और उन्होंने दूसरों को भी इसके बारे में प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं, आपने इनको देखना है और आइडेंटिफाई करना है और नेम बताने हैं इनके और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं ये आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, हियर द चैप्टर एंड्स।